नमस्कार स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इलास्टिसिटी में फोर्थ लेक्चर रही है। इसमें मैं बताऊंगा हुक्स लॉ और इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में। ये फोर्थ लेक्चर आपका इलास्टिसिटी का। अगर आप लोग इसके पहले का 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वो तीनों लेक्चर देख लेंगे। वो तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए, आज मैं बता रहा हूँ आपको सबसे पहले हुक्स लॉ, उसके बाद बताऊंगा इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में, क्या होता है इलास्टिक कांस्टेंट। तो देखिए, हुक्स लॉ सबसे पहले जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब कि जैसे जैसे आप स्ट्रेस को बढ़ाएंगे, मतलब कि जो पर यूनिट एरिया पर जो रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है वो अगर जब इंक्रीज होगा तो आपका स्ट्रेन भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब स्ट्रेन बढ़ने का मतलब कि चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन भी आपका चेंज हो जाएगा। मतलब जितना ज्यादा आप फोर्स लगाइएगा उतना ही ज्यादा आपका चेंज भी मिलेगा। यही बताता है आपको हुक्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ विद इन द इलास्टिक लिमिट, लेकिन ये जो चेंज होगा ये एक इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत ही होगा। ये नहीं कि आपका 5 सेंटीमीटर का कोई मान लीजिए इलास्टिक वायर है, उसको आपने 15 सेंटीमीटर कर दिया, वो इलास्टिक लिमिट से बाहर हो गया और उसके बाद फिर भी वो स्ट्रेस डायरेक्टली स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा नहीं है। विद इन द इलास्टिक लिमिट ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेस जो है इलास्टिक लिमिट के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इस स्ट्रेन को मैंने नीचे ले आया तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही कांस्टेंट क्या कहलाता है आपका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस कांस्टेंट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो है कांस्टेंट क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। मतलब कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है वही आपका क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। इसके बाद मैंने लिखा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बॉडी। ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये नेचर ऑफ द बॉडी, मतलब कि बॉडी के नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे कि स्टील का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, आयरन का अलग होगा। सब जो है मटेरियल का अलग अलग एक इलास्टिक कांस्टेंट होता है। एंड इट इज इंडिपेंडेंट टू इट्स डायमेंशन। ये उसके डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता। डायमेंशन कहने का मतलब उसका लेंथ, वॉल्यूम वगैरह पर डिपेंड नहीं करता। ये उससे इंडिपेंडेंट होता है, लेंथ से या फिर वॉल्यूम से। ये जो आपका इलास्टिक कांस्टेंट है ये जो सबका अपना अपना अलग होता है। अब इलास्टिक कांस्टेंट भी 3 टाइप का होता है। जैसे कि आपने देखा था कि स्ट्रेस आपका 3 टाइप का है, स्ट्रेन भी आपका 3 टाइप का है। उसी टाइप से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 टाइप का होगा। फर्स्ट जो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो है वो कहलाएगा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा जो आपका वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन या फिर बल्क स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेन का रेशियो जो है वो कहलाएगा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और तीसरा शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का रेशियो जो है वो कहलाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये 3 टाइप का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, उसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। देखिए, इसके बाद मैंने लिखा है कि द एसआई यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम एज द स्ट्रेस। ये जो आपका इसका ऐसा यूनिट होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, वो स्ट्रेस के ही इक्वल होता है। स्ट्रेस का क्या होता है भाई ऐसा यूनिट, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। फोर्स बाई एरिया जो होता है तो फोर्स का न्यूटन और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। बिकॉज द स्ट्रेन हैज नो यूनिट, चूंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, तो स्ट्रेस का मैंने तो यूनिट लिख दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये जो आपका रेशियो है
ये चेंज इन कन्फिग्रेशन पर यूनिट कन्फिग्रेशन को बताता है, मतलब चेंज इन कन्फिग्रेशन और ओरिजिनल कन्फिग्रेशन का रेशियो, वॉल्यूम का ही रेशियो बता रहा है। तो ये जो है उसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, लेंथ और लेंथ का ही जो है बता रहा है रेशियो, इस तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है स्ट्रेन का। सिर्फ स्ट्रेस का जो यूनिट है वही आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो समझ गया। इसके बाद मैं भी आपको बताऊंगा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में, जो कि फर्स्ट टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हाँ देखिए, तो टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर इलास्टिक कांस्टेंट जो कितने टाइप का होता है, तो corresponding टू द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मतलब कि जो जैसा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का 3 टाइप्स होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर इलास्टिक कांस्टेंट। 3 टाइप का जो है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर इलास्टिक कांस्टेंट भी होता है। फर्स्ट है आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम लोग बाई से डिनोट करते हैं, कैपिटल बाई। दूसरा जो है आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। और तीसरा जो है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, जिसको हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग तीनों को डिफाइन करते हैं। देखिए, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको हम लोग बाई से डिनोट करते हैं, क्या होता है, तो फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मेशन द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज ए कांस्टेंट। जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, एंड इट इज नोन एज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसको हम लोग जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो है उसको हम लोग जानते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से। इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम लोग बाई से डिनोट करते हैं। ये जो कांस्टेंट है आपका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये दोनों का रेशियो हो गया, जिसको हम लोग बाई से डिनोट करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया, एफ बाई ए, जिसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन लेंथ, जिसको डेल एल से मैंने डिनोट किया, बाई ओरिजिनल लेंथ, जिसे कैपिटल एल से मैंने डिनोट किया है। तो बाई इक्वल टू ये एल आपका ऊपर चल जाएगा और ए नीचे चला आएगा, तो एफ इंटू एल बाई ए इंटू डेल एल हो गया। ये आपका हो गया यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला। और इसका भी यूनिट वही होता है जो कि आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर इलास्टिक कांस्टेंट का होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि पास्कल का भी होता है। इसे हम लोग प्रेशर भी करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ गए। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। हाँ देखिए, तो दूसरे टाइप आपका जो है इलास्टिक कांस्टेंट वो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है भाई, तो फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मेशन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम और बल्क स्ट्रेस टू वॉल्यूम या फिर बल्क स्ट्रेन इज ए कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब कि जो वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन का रेशियो है वो आपको बताता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन का रेशियो, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू क्या हो गया भाई, तो वॉल्यूम या फिर बल्क स्ट्रेस जिसे हम लोग करते हैं डिवाइडेड बाई कर देंगे किससे, तो वॉल्यूम या फिर बल्क स्ट्रेन से। ये दोनों का रेशियो जो है बल्क स्ट्रेस और बल्क स्ट्रेन का रेशियो हमको बताता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। के इक्वल टू हो जाएगा आपका फोर्स बाई एरिया। फोर्स बाई एरिया जो है आपका क्या हो गया, बल्क स्ट्रेस, और स्ट्रेन क्या हो गया, तो डेल भी बाई भी, मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। लेकिन इसके आगे आप लोग देख रहे हैं कि एक निगेटिव साइन लगा हुआ है। ये जो निगेटिव साइन लगा हुआ है इसको तो मैंने भी को ऊपर लेके चला गया हूँ, और ये जो है ये आपका नीचे आ गया। तो निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है भाई, तो देखिए निगेटिव साइन शो कर रहा है कि द निगेटिव साइन इन द इक्वेशन इंडिकेट्स दैट द प्रेशर
इंक्रीजेज देन वॉल्यूम डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। और इसके अपोजिट ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है आपका कोई स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, इस पर अगर जब प्रेशर बढ़ेगा मतलब फोर्स बढ़ाइएगा इस पर, तब क्या होगा, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। मतलब कि अगर फोर्स हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा, फोर्स का वैल्यू बढ़ रहा है, वो पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तब क्या होगा कि इसका वॉल्यूम डिक्रीज करने लगेगा। मतलब कि वॉल्यूम में निगेटिव चेंज आएगा। तो एक में पॉजिटिव चेंज तो दूसरा में निगेटिव चेंज आ रहा है। ये आपका जो इसी कारण से साइन निगेटिव है। दूसरा केस क्या हो सकता है, जो वाइस वर्सा मैंने लिखा कि जब इसमें प्रेशर को मैंने कम कर दिया, तब क्या होगा, इसका वॉल्यूम जो है बढ़ने लगेगा। प्रेशर जैसे ही कम होगा इसका वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। तो प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो ये एक दोनों जो एक दूसरे के अपोजिट है, इस चलते यही निगेटिव साइन जो है शो कर रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम जो है एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण ये आपका निगेटिव साइन लगा। तो आप समझ गए निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है। इन दिस केस सिंस द फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मली ऑन द एंटायर सरफेस, और इस केस में आपका जो फोर्स है वो नॉर्मली इस बॉडी पर एवरी डायरेक्शन में लग रहा है। जैसे एयर का जो प्रेशर लग रहा है इस बॉडी पर, वो क्या लग रहा है, नॉर्मली लग रहा है। या फिर एयर बैलून में मैंने आपको बताया था, उसमें भी वही केस था। तो देखिए, और इसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। जितने भी टाइप का इलास्टिक कांस्टेंट होता है, मतलब 3 टाइप का, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और तीसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। और तीनों का आपका क्या होता है भाई, जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है। आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट बनाते जाएंगे, चूंकि आपका नोट्स बनता रहे। और आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे। फिर अब हम चलते हैं अगले इलास्टिक कांस्टेंट की ओर, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। देखिए, आपका तीसरे टाइप का जो इलास्टिक कांस्टेंट है वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं। ईटा जो है, एन को थोड़ा लंबा खींच दीजिएगा, वही ईटा लिखाता है। ये जो है एक कांस्टेंट का इंडिकेट हम लोग करते हैं ईटा से। फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मेशन, देखिए जब भी हम लोग किसी इलास्टिक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो स्मॉल डिफॉर्मेशन में ही बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर ज्यादा आप जो है चेंज ला देंगे उसके कॉन्फ़िगरेशन में, तो फिर वो दोनों रेशियो जो है कभी प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। तो फॉर ए स्मॉल डिफॉर्मेशन द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन इज ए कांस्टेंट। शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, इज ए कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के नाम से जानते हैं, जिसको ईटा से डिनोट करते हैं। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इक्वल टू हो जाएगा शेयर स्ट्रेस बाई शेयर स्ट्रेन। और शेयर स्ट्रेस बराबर आप लोग जानते हैं कि फोर्स बाई एरिया होता है, तो एक बाई ये मैंने लिख दिया। और शेयर स्ट्रेन क्या होता है भाई, तो ये जो शेयर स्ट्रेन है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा चेंज है वो क्या है, एक एंगल के टर्म में चेंज हो रहा है, जिसको हम लोग tan फाई से इंडिकेट कर रहे हैं। तो फोर्स बाई एरिया, और tan फाई क्या है भाई, तो फाई आपका यही एंगल है। फाई आपका क्या है, ये एंगल है, जिसको यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही जो एंगल आपका डिस्प्लेड हो गया है, ये फेस, ये यहाँ से यहाँ जो चला गया, यही एंगल आपका फाई है। तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर जो आपका परपेंडिकुलर यहाँ पर ये बनेगा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब कि जो ओरिजिनल लेंथ था और जो डिस्प्लेड हो गया वो दोनों के बीच का डिफरेंस, वो x डिवाइडेड बाई एल। एल जो आपका ये ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है, वही लेंथ यहाँ पर दिया गया है। तो x बाई एल हो जाएगा आपका, ये आप देख लिए, ठीक है। इसके बाद ये आपका हो गया, तो एक्स वाई एल यहाँ पर मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया एक्स वाई एल से। तो ईटा इक्वल टू एक एल, ये वाला एल ऊपर चला गया भाई, ए इंटू एक्स हो गया। और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए आप लोग कि इसका जो ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये तीसरे टाइप का आपका इलास्टिक कांस्टेंट था, जिससे हम लोग
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के नाम से जानते हैं। तीनों टाइप का आपने इलास्टिक कांस्टेंट को जान लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इससे आगे के पॉइसन रेशियो और फिर तीनों इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है उसे हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में।